सो हे गाइस, वेलकम बैक टू DMI एकेडमी एंड वेलकम बैक टू आवर GP सीरीज, जिसमें अपन आज देखने वाले एपिसोड नंबर 10। इसमें आज अपन देखने वाले अप्रोच टू द ब्रीथलेसनेस। बहुत से लोगों में ये प्रॉब्लम होता है। पेशेंट ओपीडी में आते ही अपने को पता चलने जाता है कि ये पेशेंट जो है ब्रीथलेसनेस का है, या फिर इसको और एक टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं अपन डिसएपनिया। ठीक है, तो डिसएपनिया में जैसे श्वास रोग, अपन उसको आयुर्वेद टर्मिनोलॉजी में कोरिलेट करते हैं श्वास रोग के साथ। ठीक है, तो देखेंगे एक एक करके पूरा। तो जैसे डेफिनेशन एंड कोर कंसेप्ट देखो तो मॉडर्न व्यू में ब्रीथलेसनेस क्या है, तो इट इज अ सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ द डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग ड्यू टू द मिसमैच बिटवीन द किस में मिसमैच होता है, तो रेस्पिरेटरी ड्राइव एंड लंग एयरवे कैपेसिटी। यहाँ पे आपका मिसमैच होके आपको ब्रीथिंग में जैसे सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। आयुर्वेदिक व्यू में तो डायरेक्ट सबको पता है वात का प्रकोप होगा, और वो वात का प्रकोप हुआ वात कफ से अवरुद्ध हो जाएगा, मतलब इजी जो अपना प्राणवायु स्रोत से, ठीक है, वहाँ पे प्राणवायु तो उसका प्रकोप होगा, और कफ से मार्गावरोध होके प्राणवाह स्रोतों की दृष्टि होके ऊर्ध्ववत जो है अपनी वात की हो जाएगी, उसकी वजह से श्वास व्याधि होता है। तो जैसे स्टेप वाइज जीपी अप्रोच देखते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री से अपने को बहुत सी चीज़ें क्लियर होती है। तो सबसे पहले हिस्ट्री कैसे लेनी है वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो ऑनसेट। तो ऑनसेट जैसे सडन है या फिर ग्रेजुअल है। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेशन जैसे अगर 48 आवर से बहुत मतलब दो दिन से हो रहा है उसको ये प्रॉब्लम, तो एक्यूट कंडीशन। और 2 दिन मतलब बहुत दिन हो गए, 2 4 5, जैसे एक पर्सन बोल रहा है कि 1 साल से मुझे, तो वो उसमें जाता है क्रोनिक में। तो जैसे ट्रिगर पॉइंट, तो कुछ ट्रिगर पॉइंट रहते हैं, उसके बाद भी पेशेंट ब्रीथलेस होते हैं। तो वो होते हैं जैसे एक्सर्शन, बहुत एक्सर्शन करके भी मतलब वो तो फिजियोलॉजिकल हो गया। फिर लाइंग डाउन, मतलब कुछ लोगों को लाइंग डाउन मतलब एकदम लेटे रहने से उसके बाद भी ब्रीथलेसनेस होती है। फिर डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, या फिर कोल्ड एयर, ये तो सब एलर्जन में जाएंगे। फिर एसोसिएटेड सिम्टम्स में जैसे कफ है, फीवर है, चेस्ट पेन है, ये सब डिसीज में भी आपको ब्रीथलेसनेस दिखी जा सकती है। फिर वीजिंग है, वीजिंग मतलब अस्थमा में वीजिंग होती है, पाल्पिटेशन होता है, तो यहाँ पे भी आपको ब्रीथलेसनेस सिम्टम दिखता है। फिर लेग स्वेलिंग, CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलर, यहाँ पे भी आपको ब्रीथलेसनेस दिखती है। और फिर ऑर्थोपनिया एंड PND यहाँ पे भी दिखती है। बाकी पास्ट हिस्ट्री में जैसे अस्थमा, COPD, TB, हार्ट डिसीज, एनीमिया, ये अपने को रूल आउट करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। एनीमिया में भी सीवियर ब्रीदिंग जो है वो कम हो जाती है, ब्रीथलेसनेस दिखती है। बाकी अस्थमा में तो है ही, COPD, ये सब लंग के डिसऑर्डर, TB वगैरह। ड्रग हिस्ट्री लेनी, जैसे कुछ बीटा ब्लॉकर चालू हो गया या फिर एसिनेटर, मतलब मोस्ट ऑफ द BP के पेशेंट जो रहते हैं उनमें ये दिखता ही है। थोड़ा चलने के बाद उनको दम लग जाता है, ठीक है, सांस रुकती है, तो वहाँ पे आपको बीटा ब्लॉकर है या फिर एस इनहिबिटर है, तो उसकी पावर देख के आपको उसके हिसाब से डोज कैलकुलेट करके उनको देना पड़ता है। फिर स्मोकिंग की हिस्ट्री देखनी है, जैसे लंग एक्सरे भी आप देख सकते हो, या फिर स्मोकिंग की हिस्ट्री लेनी, कब से सिगरेट पी रहे या फिर एनी टोबैको वगैरह। बाकी ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर भी यहाँ पे मायने रखता है, क्योंकि बहुत से डिसऑर्डर है वो, मतलब जैसे फाइब्रोसिस है लंग्स का, वो ऑक्यूपेशनल है। और बाकी एलर्जेंस, तो कुछ एलर्जी की पास हिस्ट्री है क्या, तो ये सब चीज़ें अपने को हिस्ट्री में देखनी है। फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जैसे क्लिनिकल एग्जामिनेशन में अपन देखते हैं रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट, BP एंड SpO2, ये सब अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। फिर बाकी एक्सेसरी मसल जो है उसका यूज़ हो रहा है कि नहीं, ठीक है, अगर हो रहा है तो रूल जो है मतलब कॉज जो है वो रूल आउट करना है। बाकी साइनोसिस देखना है, पेलोर देखना है, पेरिफेरल एडिमा आपको देखना है, चेस्ट एक्सपेंशन भी देखना है। बाकी वीजिंग, क्रैकलिंग साउंड, ठीक है, ये सब डिसीज रूल आउट करने के लिए। बाकी हर्ट साउंड्स आपको देखने हैं। JVP अगर रेज्ड होगा, जैसे ठीक, तो जैसे जुगुलर वेन प्रेशर है, ठीक है, ये अगर इंक्रीज होगा तो CHF के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। बाकी पिडल एडिमा होगा तो हर्ट या फिर रिनल कॉज रहेगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में देखो, जैसे कैटेगरी की अपन ने एयरवे, लंग्स, हार्ट, ब्लड, मेटाबॉलिक एंड आयुर्वेदा। तो एयरवे में जैसे अस्थमा की कंडीशन होंगी तो आपको क्या क्या फाइंड मिलेगा, वीजिंग साउंड एपिसोडिक, ठीक है, ट्रिगर्स एंड ब्रोंकोडाइलेटर रिलीफ, इससे आप लोग को पता चलेगा कि ये अस्थमा है। अगर स्मोकिंग की हिस्ट्री है, बैरल शेप चेस्ट है, तो आप COPD के लिए जा सकते हैं। बाकी लंग्स में देखो, जैसे फीवर है, कफ है, क्रैकलिंग साउंड है, कंसोलिडेशन होगा, कंसोलिडेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको रूल आउट करता है निमोनिया। बाकी पिंक फ्रोदिस्पुटम, बायलैटरल क्रेपिटेशंस, ये अगर होगा तो आपको रूल आउट करता है पल्मोनरी एडिमा। और
बाकी क्रोनिक कफिंग होगी, वेट लॉस होगा, इवनिंग फीवर होगा तो वो आपको टीबी की इंडिकेशन देता है। अगर ऑर्थोपनिया है, पीएनडी है, एडिमा है, जुगुलर वेन प्रेशर बढ़ा है तो आप सीएचएफ के लिए जा सकते हो। बाकी चेस्ट पेन है, डिसएपनिया है, ठीक है, तो आप इस्चेमिया के लिए रूल आउट कर सकते हो आगे। अगर पैलर है, फटीग है, एचबी कम आ रहा है तो आप एनीमिया कॉल्स रूल आउट कर सकते हो। अगर डीप रैपिड ब्रीथिंग है तो आप इधर एसिडोसिस के लिए भी जा सकते हो। सडन ब्रीथलेसनेस है और ड्राइनेस है तो वो ये जो है वातश्वास। अगर हेवीनेस है बॉडी में, बहुत कफ आ रहा है और कफ का ऑब्स्ट्रक्शन भी है तो वहाँ पे आप कफज के लिए जा सकते हो। और क्रोनिक अस्थमा लेगा, अस्थमा लेके यहाँ पे तमक श्वास के लिए अपन जा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे यहाँ पे अपन, सीबीसी, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, एसपीओ2 मॉनिटरिंग, आरएफटी या फिर इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद पिक फ्लोमीटर जैसे अस्थमा में चेक करेंगे अपन। स्पूटम एग्जामिनेशन, क्रोनिक कफ होगा तो चेक करेंगे। मैनेजमेंट प्लान देखते हैं इंटीग्रेटेड। सबसे पहले इमीडिएट बीजीपी मैनेजमेंट जो है, अगर 92% से कम एसपीओ2 होगा तो आपको ऑक्सीजन चालू करना है नेबुलाइजेशन में, जैसे लिवो साल्बुटामॉल और इप्रप्रोटियम। इसका डोज देना है आपको रिपीट एवरी 20 मिनट इंटू 3, हर 20 मिनट्स को 3 बार डोज देना आपको, ठीक है। बाकी फीवर होगा तो पैरासीटामोल और आईवी फ्लूइड्स अगर डिहाइड्रेट होगा पेशेंट तो, और एंटीबायोटिक्स ओनली इफ द इन्फेक्शन सस्पेक्टेड। हमेशा याद रखना है बैक्टीरियल इन्फेक्शन सस्पेक्ट होने से पहले कभी भी आपको एंटीबायोटिक्स नहीं देने। और एंटीबायोटिक्स में जैसे सेफर है अपने एमॉक्सिक्लाव या फिर एजिथ्रोमाइसिन। मोस्टली लंग्स डिसऑर्डर या फिर कौन से भी लंग से रिलेटेड होंगे तो अपन ऐसे ही यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी रेड फ्लैग क्या क्या है, जैसे अर्जेंट रेफरल के लिए तो एसपीओ2 90 से कम है, रेफर। सीवियर चेस्ट पेन है, रेफर। अल्टर्ड सेंसोरियम है, रेफर। पिंक फ्रोदी स्पुटम आ रहा है, रेफर कर दो। साइलेंट चेस्ट है, रेफर कर दो। रैपिड डिटोरिएशन है तो रेफर कर दो। ये आपको कोई भी बताएगा नहीं कि रेफर कब करना है, पर अगर आप रेफर कर रहे हो पेशेंट को तो आप एक गुड प्रैक्टिशनर हो, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है। आयुर्वेदिक मैनेजमेंट देखो, जैसे कफज या फिर तमक श्वास में मोस्ट कॉमन जीपी केसेस में सबसे पहले अपना जो है चिकित्सा सूत्र में अपन दीपन पाचन करेंगे सबसे पहले, तो वहाँ पे त्रिकटु चूर्ण आपको 1 से 2 ग्राम देना है, ठीक है। सीतोपलादी या फिर सीतोपलादी चूर्ण वंशलोचन के साथ दे सकते हैं अपन। बाकी श्रृंग्यादि चूर्ण भी दे सकते हैं दीपन पाचन के लिए। शमन योग में जैसे अपन कंटकर्यावले है, दशमूलक्वाथ है, वासावले है, पुष्कर मूल चूर्ण है, ये यूज कर सकते हैं। रस मेडिकेशन में ये देखो, जैसे श्वास कुटर रस है, लक्ष्मी विलास रस है, त्रिभुवन कीर्ति रस है, ये अपन यूज करते हैं। और नस्य में देखो, क्रॉनिक केस में अपन नस्य देते हैं तो नस्य में जैसे अनुतेल, षडबिंदु तेल, ये अपन यूज करते हैं। उसके बाद वातश्वास जो है, वातश्वास में अपन वार्म और अंटस मतलब वार्म, उष्ण और कषाय रसात्मक फूड का यूज करेंगे। दशमूल अरिष्ट यूज कर सकते हैं, बला अश्वगंधा यूज करते हैं अपन वातज में, और बाकी जेंटल अभ्यंग और स्वेदन यूज करते हैं। और तमक श्वास में जैसे हरिद्रा, पिपली, हनी, ठीक। उसके बाद सीतोपलादी, अबरक भस्म, और रेगुलर प्राणायाम करने को बोलते हैं अपन तमक श्वास के पेशेंट को, ठीक है, अस्थमा लाएंगे तो। उसके बाद अवॉइड कोल्ड और डस्ट एक्सपोजर, ये उसकी है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। हरिद्रा, पिपली, हनी रोज लेना है। सीतोपलादी चूर्ण अबरक भस्म के साथ लेना है, और मतलब ये अलग अलग है, सीतोपलादी चूर्ण और अबरक भस्म अलग अलग लेना है, ठीक है। अगर कोई पेशेंट देख रहा है तो प्लीज़ कंसल्ट करो, प्लीज़, हाँ। और बाकी रेगुलर प्राणायाम करना है, और जो कोल्ड या फिर डस्ट एक्सपोजर आपको अवॉइड करना है, उसको अपन निदान परियोजना। पत्ते पत्ते देखते हैं, पत्ते पत्ते में जैसे पत्ते में अगर वार्म वाटर है, उसके बाद लाइट फूड मतलब गर्म पानी पीना है, लाइट फूड खाना है। उसके बाद जैसे तुलसी, वासापत्र है तो इसका काढ़ा करके आपको खाना है, पीना है, सॉरी। उसके बाद जैसे स्टीम इनहेलेशन है, वाफ लेनी है आपको बार बार गर्म। उसके बाद अगर स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं या फिर परफ्यूम या फिर पोल्यूटेंट जैसे एलर्जेंस है तो उससे आपको बच के रहना है। अब पत्ते में कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, कर्ड हो गया, आइसक्रीम हो गया, ये आपको नहीं खाना है। और जैसे हेवी फूड, ऑयली फूड आपको नहीं खाना है। नाइट एक्सपोजर टू कोल्ड एयर रात को नहीं लेनी है। उसके बाद स्ट्रेस, इरेगुलर स्लीप, इससे आपको बचना है। बाकी फॉलो एडवाइस जैसे कंटिन्यू मेडिसिन 3 to 5 days आफ्टर रिलीफ, ठीक है। रिलीफ के बाद भी आपको 3 से 5 दिन मेडिसिन कंटिन्यू करनी है। प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करवानी है पेशेंट से। ऐड रसायन जैसे गुड़ूची, आम्लकी, रसायन तो अपन देते हैं लास्ट में। पीक फ्लो मॉनिटरिंग अस्थमा, ठीक है। अस्थमा में जैसे पीक फ्लो है उसको मॉनिटर करना है, और ट्रिगर जो कुछ है आपने तो वो स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। बाकी डीएम मंत्र है आज का, व्हेन कफ ब्लॉक्स द ब्रीथ रिमूव द ऑब्स्ट्रक्शन, व्हेन वाटर डिस्टर्ब द ब्रीथ काम द मूवमेंट, अ ट्रू जीपी नोज द
डिफरेंस आपको वात और कफ की चिकित्सा दोनों में, ठीक है। वात अगर ब्लॉक कर रहा है तो ऑब्स्ट्रक्शन निकालो, और सॉरी कफ अगर ब्लॉक कर रहा है तो ऑब्स्ट्रक्शन निकालो, और वात अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको मूवमेंट काम करो, उसका नियंत्रण करने का प्रयत्न यहाँ पे करना चाहिए। चलो, ये हो गया अपना आज ब्रीथलेसनेस मतलब श्वास। बहुत बढ़िया लेक्चर रहा, आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट समझ गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम। जय आयुर्वेद गाइस।